हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की सीरीज़ में आज हम फिज़िकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन को डिस्कस करने वाले हैं, यानी शारीरिक अक्षमता युक्त बालक। शारीरिक अक्षमता युक्त बालक यानी जिनकी जो शारीरिक रूप से जिनकी कोई डिफेक्टिव प्रॉब्लम है, यानी जो बच्चे या जिन बच्चों में शारीरिक अक्षमता से संबंधित कोई ऑर्गन या कोई भी अंग उनका दोषपूर्ण है, वो बालक शारीरिक रूप से विकलांग या शारीरिक रूप से अक्षम बालक कहलाते हैं, या इनको बीमार बालक भी कहा जाता है। यानी जिन बच्चों में या जिन बालकों में शारीरिक दोष उनकी साधारण क्रियाओं को में भाग लेने से रोकता है या एक निश्चित सीमा तक वो शारीरिक क्रियाएं कर पाते हैं, उन्हें शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहा जाता है। इन बच्चों की आपने देखा होगा, जैसे किसी के पैर में प्रॉब्लम है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, लेकिन इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनकी मानसिक दृष्टि में किसी प्रकार की कमी नहीं पाई जाती, लेकिन शारीरिक दोष के कारण समुदाय में सामाजिक स्वीकृति पाने में इन्हें थोड़ी कठिनाई होती है। यानी बौद्धिक दृष्टि से ये काफ़ी ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालक है तो उसकी बुद्धि लब्धि कम हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो जिन बच्चों की शारीरिक रूप से यदि विकलांग है लेकिन वो मानसिक रूप से जो है वो विकलांग नहीं होगा, मानसिक रूप से वो उसमें किसी भी तरह की अक्षमता नहीं पाई जाएगी, दिव्यांग नहीं होगा वो, और कुशाग्र बुद्धि का भी हो सकता है। तो आइए आज इस चैप्टर को हम पुनः थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस करते हैं। हैंडीकैप यानी विकलांग, handicapped children, विकलांग बच्चे। handicapped children is one who diverted from normal health status either physically, mentally or socially and require special care, treatment and education। यानी हैंडीकैप यानी अक्षमता या विकलांग या अक्षमता युक्त बालक कौन होते हैं? वो होते हैं जो सामान्य स्वास्थ्य स्तर से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्तर पर जो है सामान्य जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनसे अलग होते हैं, उनके समान नहीं होते हैं। यानी उनमें कुछ न कुछ जो प्रॉब्लम पाई जाती है, यानी जिसमें समूह प्रतिमानों की अपेक्षा अधिक या कम मात्रा के गुण पाए जाते हैं। यानी वो बालक विशिष्ट हैं जो कि कोई भी सोशल या ग्रुप नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंगली कम या अधिक गुण पाए जाते हैं। ये गुण उनकी बुद्धि, शरीर, सामाजिक व्यवहार, समायोजन, संवेग, भाषा आदि किसी भी एक क्षेत्र या एक से अधिक भी हो सकते हैं, और हम इन्हें क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक कहते हैं। विशिष्ट बालक इसलिए कहते हैं कि ये व्यक्ति यानी सामान्य औसत लोगों से एक या एक से अधिक लक्षणों से अलग पाए जाते हैं। इन बच्चों का विशेष जो है सार संभाल, ट्रीटमेंट और शिक्षा की आवश्यकता होती है। इन्हें अलग तरह की जो है अलग स्कूल्स में या अलग जो है कैरिकुलम इनका अलग तरह का बनाना पड़ता है, और इस तरह के इसमें इनको रखा जाता है, विशेष ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो वो बालक जो होते हैं विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अब डेफिनेशन WHO ने जो परिभाषित किया है, अकॉर्डिंग टू WHO द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड कंडीशन आर एज फॉलो। यानी उन्होंने बताया है कि जो भी विशिष्टता जो है या विकलांगता जो है वो किन कारणों से आ सकती है? इंजरी और बीमारी, चोट या बीमार होने के कारण से। इम्पेयरमेंट मीन्स कि किसी भी तरह का दोष होना, और कुछ एक होता है कि जन्मजात विकृतियां पाई जाती हैं, उन सब के कारण से जो है ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। अब हम
क्लासिफिकेशन ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन मैंने थोड़ा सा और आपको इसमें बताया है। इसमें जैसे थोड़ा सा मैं मेनली हम 3 तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं। फिज़िकली हैंडीकैप, मेंटली यानी शारीरिक अक्षमता वाले बालक, मेंटली हैंडीकैप मानसिक अक्षमता वाले बालक, सोशल हैंडीकैप यानी सामाजिक अक्षमता से युक्त बालक। मेनली ये 3 तरह के हैं। अब हमारा फोकस रहेगा फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन कौन कौन से होते हैं? जैसे मेरे इसमें आपको देखिए, फर्स्ट क्या है? ब्लाइंड, यानी जो बालक अंधे, या इसको थोड़ा सा ब्लाइंड के साथ में हम इसको 2-3 उसमें ले लेते हैं। अंधे और कमज़ोर नज़र वाले, यानी ब्लाइंड एंड द पार्शियली सीइंग चिल्ड्रन, है ना, जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है। दूसरा है डेफ चिल्ड्रन। इसमें डेफ और हार्ड हियरिंग दोनों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो है कम सुनने वाले बालक और जिनको थोड़ा बिल्कुल भी ना सुनाई देता हो। नेक्स्ट है डम, जिनमें डम का मतलब होता है डिफेक्टिव डिसऑर्डर्स जिन बच्चों में पाए जाते हैं, वाणी दोष से युक्त बालक होते हैं। और लास्ट है क्रिपल चिल्ड्रन, यानी अपंग बालक जो है वो भी इसमें आते हैं। यानी इस तरह से ये मेनली हमारा जो है 4 तरह के होते हैं। लेकिन एक और इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं डेलिकेट चिल्ड्रन। जो डेलिकेट चिल्ड्रन या नाजुक बालक वो होते हैं जो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर, हीमोग्लोबिन की कमी, उनका हार्ट कमज़ोर होना, सांस फूलना आदि लक्षण जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। वो ढंग से खेल नहीं पाते हैं और उनको ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है, वो चिंतित रहते हैं। तो इस तरह के जो बालक होते हैं उनको हम डेलिकेट चिल्ड्रन कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट, मैं अभी फोकस करूँगी ब्लाइंड चिल्ड्रन। अकॉर्डिंग टू WHO, inability to count fingers in daylight from the distance of 3 meter is defined as blind। यानी इन्होंने बोला है WHO ने कि जो बच्चे 3 मीटर की दूरी से भी अपनी दिन की रोशनी में यदि फिंगर को देख नहीं पाते हैं वो कहलाते हैं ब्लाइंड चिल्ड्रन। अब जो है एक और इसके साथ में ही इसको थोड़ा सा मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी, ब्लाइंड एंड द पार्शियली सीइंग चिल्ड्रन। अंधे और कमज़ोर नज़र वाले बालक सामान्य बालकों के समय यानी उनका अपने जीवन में समायोजन ठीक से नहीं हो पाता है। ये अंधेपन के कारण, जैसे आपने भी देखा होगा, बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। जैसे प्रकृति का ठीक से आनंद नहीं ले पाते हैं, बहुत बच्चों के साथ में खेल नहीं पाते हैं, भाग नहीं पाते हैं। और फुली यदि पार्शियली हैं तो उनको हम पढ़ाने के लिए कोई अलग टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। और यदि फुली ब्लाइंड है तो उनके लिए हम ब्रेल लिपि का भी उपयोग करते हैं। और इनकी शिक्षा के लिए हमें थेरापेटिक ट्रीटमेंट्स जो हैं वो देने पड़ते हैं। इन बालकों की शिक्षा के विकास के लिए इनका पाठ्यक्रम और विद्यालय अलग रखा जाता है और सभी देशों में इस तरह के बालकों के लिए प्रयास किया जाता है। साथ में ये प्रयास किया जाता है कि क्लासरूम जो है उसमें पर्याप्त मात्रा में रोशनी हो और ब्लैक बोर्ड जो है वो प्रॉपर स्थान पर होना चाहिए। यदि जैसे जिनकी नज़र कमज़ोर होती है उनको हम चश्मा दे देते हैं, या जो बड़े बोल्ड लेटर्स वाली जो बुक्स हैं वो देते हैं। और मैंने अभी आपको बताया जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता उनको हम ब्रेल मेथड से पढ़ाते हैं। इनके अलावा इनको पढ़ाने के लिए जैसे मैप है, पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स है, ग्राफ है, पाई डायग्राम, इस तरह के डायग्राम्स को ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। इस तरह के बच्चों के लिए स्कूल में भी, फैमिली में भी और सोसाइटी में भी थोड़ी सहानुभूति होती है। वो सहानुभूति वो लोग इसलिए रखते हैं कि इनको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक और जो इसमें मैंने थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, प्रॉब्लम फेस बाय ब्लाइंड चिल्ड्रन, प्रॉब्लम ऑफ अटैचमेंट,
क्योंकि वो बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं, अलग रहते हैं, उनको अटैचमेंट की प्रॉब्लम होती है। अनेबल टू यूज़ हैंड एज ऑर्गन ऑफ परसेप्शन, यानी वो अपने फील करने के लिए अपने हाथों को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम्स ऑन लोकोमोशन, चलने फिरने में दिक्कत आती है। डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स एंड केयर गिवर, वो जो भी पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं या उनको सार संभाल करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। व्यवहारात्मक समस्या पाई जाती है, वो इसलिए पाई जाती है कि वो पूरी तरह से काफ़ी दूसरे लोगों पर डिपेंड रहते हैं, तो इसके कारण से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपनी इमोशंस को, अपनी एनर्जी का आउटलेट नहीं कर पाते हैं। लेस सोशल इंटरेक्शन, यानी दूसरे लोगों के साथ में बहुत कम जो है ना उनका इंटरेक्शन होता है। लेस प्ले एक्टिविटी, खेल कम पाते हैं। इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ी और ज़्यादा समस्या पाई जाती है। नेक्स्ट है डेफनेस, पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू हियर एज वेल एज समवन विथ नॉर्मल हियरिंग, यानी जो है कम दो तरह का मैंने बताया, हार्ड हियरिंग या बिल्कुल ना सुनने वाले, यानी ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू हियर एज वेल एज समवन विथ नॉर्मल हियरिंग, यानी इस तरह के बालकों को सामान्य बालकों की अपेक्षा सुनने में कठिनाई होती है, कम सुन पाते हैं, या तो ये पूर्णतः बधिर होंगे या इनकी सुनने की क्षमता, श्रवण शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि वो ठीक से सुन नहीं पाते हैं। इट कैन अफेक्टेड 1 ईयर एंड बोथ ईयर्स, ये एक कान को भी प्रभावित कर सकते हैं और दोनों को भी। एंड लीड्स डिफ़िकल्टी इन हियरिंग कन्वर्सेशन, स्पीच और लाउड साउंड, और वो जो है सुनने में उनको दिक्कत आती है, इसके कारण से वो बातचीत करने में भी उनको समस्या आती है, और कई बार ये धीमे साउंड और तेज़ साउंड दोनों को ही नहीं सुन पाते हैं। लेवल ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसके कितने लेवल होते हैं, कौन से स्तर होते हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें एक तो माइल्ड डेफनेस होती है। माइल्ड डेफनेस होती है वो 20 to 39 डेसिबल तक वो नहीं सुन पाते हैं। मॉडरेट में 40 to 69 डेसिबल, और सीवियर डेफनेस में 70 to 89 डेसिबल जो है डेफनेस उनमें पाई जाती है। इनके इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें फंक्शनल इम्पैक्ट पड़ता है, यानी वो बहुत ज़्यादा अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है कि यदि क्लास में ये सामान्य बच्चों की तरह बैठते हैं लेकिन उनको ठीक से टीचर क्या बोल रहा है तो वो सुनाई नहीं देता, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता। सोशली इमोशनल इम्पैक्ट भी इन पे पड़ता है और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है। इस तरह के बच्चों के लिए जो है कुछ उपाय करने चाहिए, किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले इनके लिए अलग से स्कूल और क्लास का अरेंजमेंट करना चाहिए, क्योंकि जिससे ये बच्चे आगे अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें। दूसरा, यदि स्कूल और क्लासरूम अलग नहीं है तो इनको सबसे फ्रंट बेंच पे, सबसे क्लासरूम की जो सबसे फ्रंट बेंच होती है वहाँ बैठाना चाहिए। सेकंड है कम सुनने बालकों के लिए जैसे साइन लैंग्वेज, ऑडियो विजुअल मेथड, ऑरल मेथड्स का प्रयोग में ज़्यादा लेना चाहिए। और इनके जो कैरिकुलम है उसमें भी मैप है, ग्राफ है, कुछ पिक्चर्स हैं, उस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, और लर्निंग बाई डूइंग मेथड पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इस तरह के बच्चों के लिए भी सोशली जो है सिंपैथेटिक बिहेवियर रखना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए और उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म भी देना चाहिए। नेक्स्ट है स्पीच हैंडीकैप, वाणी दोष युक्त बच्चे यानी चिल्ड्रन विथ डिफेक्टिव स्पीच। इस वर्ग के मीन्स एन इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच और साउंड प्रोडक्शन, फ्लुएंसी, वॉइस और लैंग्वेज विच सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ए चाइल्ड एजुकेशनल परफॉर्मेंस और देयर सोशल, इमोशनल और वोकेशनल डेवलपमेंट। यानी इस तरह वर्ग में जैसे हकलाना, तुतलाना, नाक से बोलना, कर्कश स्वर में बोलना, रुक रुक के बोलने वाले जो बच्चे होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो उनके शैक्षणिक परफॉर्मेंस को, सोशल, इमोशनल और वोकेशनल डेवलपमेंट को भी प्रभावित करते हैं। ये किस तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो आर्टिकुलेशन
प्रोफेंसी डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर, एफोनिया और लैंग्वेज डिसऑर्डर, मैंने अभी आपको पहले भी बताया है। इस तरह के जो मेन डिफेक्ट्स इनमें पाए जाते हैं, इनके लिए हमें क्या जो है ट्रीटमेंट करना है। इस तरह के जो वाणी दोष होते हैं, इनके बालकों को तनावयुक्त वातावरण में नहीं रखना चाहिए। हमेशा बैलेंस जो है वो डाइट इनको देनी चाहिए, पौष्टिक डाइट देना चाहिए। और लैंग्वेज डिसऑर्डर के लिए हमें हमेशा डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए। यदि बच्चा गलत बोल रहा है तो उनको डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उनको सही बोलने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, उसको बार बार में अभ्यास भी करवाना चाहिए। एक और मैंने आपको शुरू में बताया था, क्रिपल्ड बच्चे यानी अपंग बालक, अपाहिज या जिनको जो है ऑर्थोपेडिकली किसी तरह का दोष पाया जाता है, वो बच्चे क्रिपल्ड बालक कहलाते हैं। क्रिपल्ड बालक जन्मजात हो सकते हैं, किसी दुर्घटना से हो सकते हैं, किसी पॉइजनस वस्तु के सेवन के कारण हो सकते हैं, किसी बीमारी के कारण हो सकते हैं। और ये बालक अपने काम को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते और इनको हमेशा दूसरे की मदद की आवश्यकता होती है। इनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है और फिजिकल, मेंटली और इमोशनली भी ये कमज़ोर होते हैं। और इन बालकों को शिक्षकों के साथ साथ जो है पेरेंट्स को भी इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होती है और रोग की गंभीरता को देखते हुए इनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इस तरह के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा विशिष्ट एजुकेशनल सेंटर्स खोले जा रहे हैं, फ्री एजुकेशन दी जा रही है, स्कॉलरशिप्स दी जा रही है, तो वो इस पर हमें एफ़र्ट्स करने चाहिए। इस तरह के बच्चे जो होते हैं उनकी लर्निंग कम होती है या उनकी जो फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटी के कारण वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसको हमें जो भी जो इससे रिलेटेड जैसे व्हील चेयर है, कैलिपर्स हैं या सपोर्ट स्टिक्स है, वो सब हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। एक और मैंने आपको बताया था, डेलिकेट चिल्ड्रन, नाजुक बच्चों में प्राय शरीर में जो होती है हार्ट प्रॉब्लम पाई जाती है, इनका सांस फूलता है, ठीक से ये खेल नहीं पाते हैं, कमज़ोर होते हैं और बहुत ज़्यादा थकान अनुभव करते हैं। इस तरह के जो बच्चे होते हैं, इनके पेरेंट्स भी हमेशा चिंतित रहते हैं। उनको ये रहता है कि इस तरह के बच्चों के लिए हमें कैसे इनकी प्रॉब्लम को दूर करा जाए। इनमें इन तरह के बच्चों में फिज़िकली, सोशली और इमोशनली जो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम रहती है और कई बार ये बच्चे अपने आप को पेरेंट्स पे या सोसाइटी या फैमिली पर जो है बोझ समझने लगते हैं। तो बालकों की एटीट्यूड में चेंज कर देना चाहिए और इनको हमेशा पॉजिटिव मोटिवेट करना चाहिए और एक्सेप्टेंस इनको देनी चाहिए कि भाई नहीं, आपकी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस प्रॉब्लम के कारण से आप कोई भी काम जो है ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जिसके कारण से आप नहीं कर पाओ। और इनको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और एजुकेशनली इनको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए जैसे फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे होते हैं या जिनका जैसे डेफनेस जिनके अंदर है या ब्लाइंड बच्चे हैं, तो इनके लिए जो अलग तरह के अलग जो विशेष कैरिकुलम वाले स्कूल और विशेष जो विद्यालय बने गए हैं उन विद्यालयों में डालना चाहिए और इनको स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसका मैं पूरा डिटेल में आपको PDF पूरा डिटेल भेज रही हूँ, उस पर आप पूरा इसको पढ़िएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका स्टूडेंट्स, तो इसको पूरा डिटेल में मैं आज आपका PDF भेजूँगी और इससे रिलेवेंट मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इनके क्वेश्चंस जो भी मैं असाइनमेंट दे रही हूँ उनको सॉल्व करके भेजिए। आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा क्योंकि आने वाले टाइम में अभी नवंबर आ गया है और फिर आप एग्ज़ाम टाइम आपके नज़दीक आ रहे हैं, तो आप इस पर थोड़ा फोकस करके अपना होमवर्क असाइनमेंट जो है टाइमली भेजें। थैंक यू स्टूडेंट्स।